बस सड़क पर दौड़ रही थी। जुलाई 2007 का वह दिन। अचानक एक युवक ने आंखें खोली। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? धीरे धीरे खड़ा होते हुए उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और मन ही मन बड़बड़ाया, क्या ये वही बस नहीं है जो मैंने समर वेकेशन में सिशुई काउंटी से चिज़्हौ जाते समय ली थी, अपने सीनियर ईयर में? हैरानी से अपने हाथों को देखते हुए उसने कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं दिव्य दंड सहन नहीं कर रहा था? मैं वापस आ गया। यादें उसके मन में उमड़ने लगीं। मैं बेक्सुआन का अमर सम्राट हूँ, जिसे चेन बेक्सुआन कहा जाता है। अमर मार्शल आर्ट्स के अपेक्स मास्टर कांगकिंग अमर का प्रत्यक्ष शिष्य। मुझे 30 साल की उम्र में धरती से ले जाया गया और मैंने अमर साधना के मार्ग पर कदम रखा। उसकी आवाज में गर्व झलकने लगा। केवल 500 वर्षों की साधना में मैंने दिव्य दंड सहन करने का स्तर पा लिया। मुझे एक बेमिसाल प्रतिभा कहा जाता था, जो सबसे अधिक संभावना रखता था कि ब्रह्मांड से अलग होकर स्वर्गिक लोक में आरोहण कर सके। युद्धों की झलकियां उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। मैंने ब्रह्मांड की तमाम जातियों से युद्ध किया और हर बार विजय पाई। इसलिए मुझे बेक्सुआन का अमर सम्राट कहा गया। लेकिन नेति ने अलग राह चुनी थी। दुर्भाग्य से मैं दिव्य दंड के दौरान गिर पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत तेजी से साधना की थी और मजबूत नींद नहीं बना पाया। मेरा दांव हृदय इसे सहन नहीं कर सका। उसकी आंखों में पछतावे की छाया थी। पिछले 500 वर्षों में मैंने अपनी साधना के लिए सब कुछ त्याग दिया और अनगिनत पछतावे पीछे छोड़ दिए। जब आंतरिक राक्षस की परीक्षा आई, तो वे सारे पछतावे फट पड़े और मुझे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक लौटी। मुट्ठी भींचते हुए वह मुस्कराया। क्या मैं धरती पर एक किशोर के रूप में लौट आया हूँ? यह किसी आंतरिक दानव की पीड़ा नहीं है। मैं वास्तव में वापस आ गया हूँ। उसकी आवाज में एक अदम्य दृढ़ता थी, जैसे कोई सदियों पुराने संघर्ष के बाद जागा हो। अब मैंने अपनी सारी अलौकिक शक्ति, प्राथमिक आत्मा और अपना दाव हृदय खो दिया है। मेरे जादुई खजाने और हथियार भी गायब हैं। वह खुद को एक साधारण नश्वर इंसान के रूप में पाता है, जिसे एक गोली आसानी से मार सकती है। लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकल्प था। यह इतना बुरा भी नहीं है। इस जन्म में मैं हर चरण को सर्वश्रेष्ठ तरीके से साधूंगा और एक सर्वोच्च दाव नींव स्थापित करूंगा। खून का बदला। खून। कोई पछतावा नहीं छोड़ूंगा। एक पुरानी याद उसकी आंखों में तैर गई, जिसमें प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। हम चूस पहुंच रहे हैं। इस शहर को छोड़े मुझे कितना समय बीत गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ वह उस शहर को निहार रहा था जिसे उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। मेरा सेल फोन। उसकी जेब से एक परिचित ध्वनि गूंज उठी। माँ। अलार्म संदेश। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह माँ का फोन है। फोन की घंटी बजती रही और उसने जल्दी से रिसीव बटन दबा दिया। हेलो जियाओ फान। एक आवाज। एक ऐसी आवाज जिसे सुनने के लिए वह सैकड़ों सालों से तरस रहा था। तुम्हारी आंटी तांग शायद स्टेशन के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। माँ की चिंतित आवाज ने उसके दिल को छू लिया, जैसे बारिश के बाद की पहली धूप। तुम्हें चूज में मेहनत करनी है, ठीक है? पिछले जन्म में उसकी मृत्यु के बाद से मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी थी। चिंता मत करो माँ। तुम जोंघाई में अपना ख्याल रखना। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, पर उसने खुद को संभाला। ठीक है। मुझे कुछ और काम है। फिर अलविदा। और फोन कट गया, उस प्यारी आवाज के साथ जो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी।
यात्रियों का ध्यान हो, हमने स्टेशन पर प्रवेश किया है। कृपया अपना सामान लें और उतरने की तैयारी करें। अनाउंसमेंट की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। वह मुस्कुराया, एक अजीब सी खुशी और उदासी के मिश्रण के साथ। यह जीवन वाकई में नया था। ट्रेन से उतरकर वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया, ताजी हवा में एक लंबी सांस ली। मैं वास्तव में वापस आ गया हूं। उसने अपने युवा हाथों को देखा, जिनमें अब वो शक्ति नहीं थी, लेकिन एक नई संभावना थी। 17 साल की उम्र में वापस। एक ऐसी उम्र जहां जीवन अभी शुरू ही हुआ था, जहां हर सपना अभी सजना बाकी था। तो इस जन्म में मेरे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दृढ़ विश्वास उसकी आंखों में चमक उठा। उसे पता था कि अब क्या करना है। मुझे फिर से संसार के बंधनों से गुजरना ही था। और इस बार वह इन बंधनों को अपनी ताकत बनाने वाला था। वह इस साधारण जीवन को भी असाधारण बना देगा। स्टेशन के बाहर एक लग्जरी कार में एक युवती बेसब्री से देख रही है। माँ, वह आएगा कब? उसे फोन करके जल्दी क्यों नहीं कहते? युवती की आवाज में झुंझलाहट थी, गर्मी से परेशान। कितनी बेसब्र लड़की है, बस 10 मिनट ही तो हुए हैं। उसकी माँ, आंटी तांग, ने एक कोमल फटकार लगाई। मैं धूप में 10 मिनट से खड़ी हूँ। मेरी तो योजना आज दोपहर स्टारबक्स से कॉफी पीने की थी। युवती ने निराश होकर अपने सफेद चमड़े और हेयर स्टाइल के बारे में सोचा, जो शायद धूप से खराब हो जाएगा। मैं कार में बैठ जाती हूँ, वहां ठंडक है। वह एयर कंडीशनिंग की शीतलता में सुकून पाने के लिए कार की तरफ बढ़ी। माँ तो चाहती हैं कि हम दोनों की जोड़ी बने। उसने मन ही मन नाक सिकोड़ी। उसे एक गांव से आए लड़के के साथ जोड़े जाने का विचार ही बेतुका लगा। पक्का वह एक गंवार होगा, ऐसा होना भी कैसे मुमकिन है। तभी एक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। आंटी तांग, मुझे माफ करना, आपका इंतजार करवा दिया। चेन फान की आवाज सुनकर युवती रान रान चौंकती है और उसे देखती है। चेन फान। फान का मतलब है दोस्त, और जैसे उसका नाम है, मैं उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखती हूँ। रान रान ने मन ही मन सोचा, उसकी नजरों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह ली यीचेन और उसके दोस्तों का मुकाबला ही कहाँ कर पाएगा। जियाओ फान रान भी इसी साल सीनियर कक्षा में आने वाली है। आंटी तांग ने प्यार से कहा, दोनों के बीच एक सुखद संबंध बनाने की कोशिश करते हुए। तुम स्कूल में उसका ख्याल रखना। आंटी तांग के शब्दों ने रान को और भी अधिक असंतुष्ट कर दिया। वह अब मेरी बहन जैसी है, आंटी तांग। चिंता मत कीजिए, मैं उसकी रक्षा करूंगा। चेन फान ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, पर उसकी आंखों में एक अदृश्य दृढ़ संकल्प था। उसे पता था कि इस जीवन में चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। कार में बैठकर चेन फान खिड़की से बाहर बहते हुए दृश्यों को देखता है। उसके मन में पिछले जन्म की यादें ताजा हो जाती हैं। एक लड़की थी जिससे मैं एक बार प्यार करता था, जिससे मैं आहत हुआ था और फिर धीरे धीरे भूल गया था। उसका नाम था जियांग चुरांग। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई, एक ऐसा नाम जो उसके दिल में गहरा दफन था। रान, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आना। उसने वापस वर्तमान में आकर कहा, अपने भावी संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव दिखाते हुए। अच्छा, जब मैं तुमसे कहूंगी तो अपने वादे को मत भूलना। रान ने बेरुखी से जवाब दिया। उसे यकीन था कि उसे इस गंवार लड़के की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारा सामान छोड़ने जाएंगे और फिर दोपहर के खाने के लिए मेरे घर चलेंगे। आंटी तांग ने ड्राइविंग करते हुए कहा, इस नए शहर में चेन फान के नए जीवन की शुरुआत का रास्ता तय करते हुए।
कार एक सुंदर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने रुकती है। आंटी तांग चेन फान को अंदर ले जाती हैं। यह लेकसाइड कॉलोनी यांगुई झील के पास है। यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है। आंटी तांग ने गर्व से आसपास के शांत और हरे भरे वातावरण की ओर इशारा किया। और यह आईवी हाई स्कूल के बहुत करीब है। पैदल चलने में बस 10 मिनट लगते हैं। चेन फान ने चारों ओर देखा। उसे यह जगह पसंद आई। शांत और अच्छी जगह थी। इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम और 1 बैठक है। क्या सजावट बहुत सुंदर नहीं है? आंटी तांग ने दरवाजा खोला और अंदर के साफ सुथरे और आरामदायक कमरों को दिखाया। तुम आराम से यहाँ रहो और मन लगाकर पढ़ाई करो। किराए की चिंता मत करो। आंटी तांग ने प्यार से कहा, जैसे कोई अपने बेटे से बात कर रहा हो। आपका शुक्रिया आंटी तांग, आपने इतनी मेहनत की। चेन फान ने विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल अपने बेटे की तरह रखूंगी। आंटी तांग ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में सच्चा प्यार और देखभाल का भाव था। आंटी तांग चेन फान को अपने घर ले जाती हैं, जो एक बहुत ही शानदार इलाके में है। चलो अब मेरे घर दोपहर का खाना खाने चलते हैं। आंटी तांग ने खुशी से कहा और कार में बैठ गईं। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। रानरान, जो पीछे बैठी थी, ने मन ही मन इस बात पर अफसोस जताया। उसे लगा कि उसकी माँ इस नए आए लड़के पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं। लोंगजिंग विला। थोड़ी देर बाद कार एक बहुत ही भव्य और ऊंचे दर्जे के विला के सामने रुकती है। हम आ गए हैं। यांगुई झील के अलावा चूज में सबसे मशहूर जगह है युनु पहाड़। आंटी तांग ने पास के हरे भरे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए समझाया। हमारा यह इलाका चूज का सबसे अच्छा तो नहीं है, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन चारों ओर की शानदार इमारतें और साफ सुथरे बगीचे इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह इलाका वास्तव में बहुत ही खास और महंगा था। रानरान ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया। वे विला के अंदर चलते हैं। आंटी तांग चेन फान को आसपास के इलाके के बारे में बताती रहती हैं। असली ऊंचे दर्जे के लग्जरी घर तो युनु पहाड़ की पहाड़ी पर हैं। आंटी तांग ने दूर पहाड़ी पर बने शानदार मकानों की ओर इशारा किया। कहते हैं कि हर सुबह उन घरों को बादलों और धुंध नहला देती है, जैसे बादलों का समुद्र और पहाड़ हो। उनकी आवाज में उस खूबसूरत नजारे के लिए एक सपनों भरा अंदाज था। पर मेरे ख्याल से मेरा घर भी काफी अच्छा है, आंटी तांग ने विनम्रता से कहा। हालांकि उनका घर भी बहुत शानदार था। युनु पहाड़ विला तो बहुत खूबसूरत है, पर मैं वहां रहने के बारे में गंभीरता से सपना नहीं देखती, रानरान ने अपनी किताबें संभालते हुए कहा। हालांकि उसकी नजर में एक छोटी सी इच्छा छिपी थी। उहम, अगर तुम्हें सच में पसंद है तो भविष्य में जब मैं पैसे कमाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ खरीद दूंगा, चेन फान ने शांति से कहा। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। तब तुम हर सुबह उठते ही बादलों का समुद्र देख सकोगी। रानरान हैरान रह गई और फिर हंस पड़ी। उसे लगा कि यह गांव का लड़का बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म लेकर आया देवदूत था। आंटी तांग चेन फान के शब्दों से खुश हो जाती हैं, जबकि रानरान उस पर हंसती है। बढ़िया, मैं इसका इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारी माँ को भी वहां ले जाऊंगी और हम साथ में अपनी बुढ़ापे की जिंदगी बिताएंगे, आंटी तांग ने खुश होकर कहा। उन्हें चेन फान की मासूमियत भरी बात पसंद आई। रानरान ने आंखें घुमाते हुए फुसफुसाया। उसे लगा कि चेन फान सिर्फ दिखावा कर रहा है।
और हम साथ में खरीदारी करने जाएंगे और सौंदर्य उपचार भी करवाएंगे। आंटी तान ने मजाकिया अंदाज में कहा, माहौल को हल्का बनाते हुए। तुम इतनी हंसी क्यों हो रही हो? मैंने दरवाजा बंद होने के बाद भी तुम्हारी हंसी सुनी। अचानक एक गहरी और गंभीर आवाज कमरे से अंदर से आई। एक मिडल एज्ड व्यक्ति, अंकल जियांग, लिविंग रूम से बाहर आए। नमस्ते अंकल जियांग। चेन फान ने विनम्रता से अभिवादन किया। उसने अपने पिछले जन्म की यादों से इस व्यक्ति को पहचान लिया था। जियाओ फान, बैठ जाओ। मैं रसोई से कुछ खाना लेकर आता हूँ। जल्दी ही आता हूँ, आंटी तान ने कहा और जल्दी से रसोई की ओर चली गईं, अपने पति को मेहमान का ख्याल रखने के लिए कहते हुए। टेबल पर खाना सजा हुआ था। सब चुपचाप बैठे थे और नजरें उसी लड़के पर टिकी थीं। एक सख्त आवाज आई। मैंने अभी उससे बात की। पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, बिल्कुल निकम्मा। ऐसा इंसान ये चेन के लायक नहीं। लेकिन वो लड़का शांत रहा। मुस्कुराकर बोला, कितने दिन बाद घर का बना खाना खा रहा हूं। बहुत मजेदार है। और ये तो आंटी तान ने खुद बनाया है। खाते खाते उसके मन में ख्याल आया, आंटी तान सीधी सादी, दयालु और खूबसूरत हैं। खाना बनाने में भी माहिर। लेकिन अफसोस, उनकी शादी जियांग शन्हा से हुई, जो सिर्फ ताकत और लालच का भूखा है। इतने में एक प्यारी सी आवाज ने माहौल बदल दिया। शियाओ फैन, तुम अभी अभी चूझो आए हो। रणरण तुम्हें शहर दिखा देगी, तुम चाहो तो कुछ खरीद भी सकते हो। लड़के ने उसकी ओर देखा और लगा जैसे अब असली कहानी शुरू होने वाली है। खाना खाने के बाद चेन फान वापस अपने अपार्टमेंट जाने की तैयारी करता है। ठीक है, चेन फान ने हामी भरी। रानरान ने बेरुखी से जवाब दिया। उसे लगा कि अब वह इस नए लड़के से छुटकारा पा सकेगी। मुझे कुछ और काम है, तुम खुद ही चले जाना। उसने जल्दी से बहाना बनाया ताकि उसे उसके साथ न जाना पड़े। काश वह मेरा साथ न मांगे। रानरान ने मन ही मन प्रार्थना की। उसे उम्मीद थी कि वह अकेला ही चला जाएगा। या फिर तुम टैक्सी ले सकते हो, तुम्हें मेरे साथ की जरूरत नहीं है, उसने और स्पष्ट कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे कोई मौका न मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं, चेन फान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे रानरान की चाल समझ आ गई थी, लेकिन उसने कोई जोर नहीं दिया। वह चुपचाप अकेले ही चला गया, अपने नए जीवन की शुरुआत की ओर। वो गुस्से से बोली, तुम। लेकिन वो बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। धीरे धीरे चलते हुए उसने सोचा, जिस जगह मैं जा रहा हूं, यांगुई झील यहां आसपास की सबसे गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। पेड़ों और झील के किनारे पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। मुझे जल्दी करनी होगी और अपनी साधना की नींव रखनी होगी। फिर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखें बंद की और साधना शुरू कर दी। आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गया। साधना के 8 बड़े चरण होते हैं। की कंडेंसेशन, शियांटियन, कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल, स्पिरिट सेवेरिंग, वॉइड रिटर्निंग, दाओ फ्यूजन और रिट्रीब्यूशन एंड्योरिंग। उसने मन ही मन कहा, हालांकि की कंडेंसेशन बस शुरुआत है, लेकिन इसके भी 3 छोटे चरण हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, प्रोफाउंड ओपनिंग और स्पिरिट सी। उसकी आंखों में साधना की आग चमकी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधना का पहला असली कदम है। इसके बाद साधक सैकड़ों किलो उठा सकते हैं, घोड़े जैसी तेज दौड़ सकते हैं, अपने शरीर की हदें तोड़ सकते हैं, असली शक्ति को समेट सकते हैं, ताबीज बना सकते हैं और जादू की कुछ कला हासिल कर सकते हैं।
वो गहरी सांस लेता है और सोच में डूब जाता है। तो अब मैं कौन सा रास्ता चुनूं जिससे अपनी नींद मजबूत कर सकूं? वो नीली रोशनी में तैरता हुआ याद करने लगा। पिछले 500 सालों में मैंने अनगिनत गुप्त कलाएं जुटाई थीं। सिर्फ नींद मजबूत करने के तरीकों की ही 13,726 विधियां इकट्ठी की थीं। उसकी आंखों में पुराने दर्द की झलक उभरी। मेरी सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि दिव्य दंड के समय मेरी नींद मजबूत नहीं थी। यही मेरी गिरावट का असली कारण बना। वो बुदबुदाया, हालांकि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधना का पहला कदम है, लेकिन नींद ही सब कुछ तय करती है। ऊपर से देखने में ये मामूली लगता है, पर असली गगनचुंबी इमारत तो सिर्फ मजबूत नींद पर ही खड़ी हो सकती है। रोशनी में अचानक एक किताब चमकी। द ग्रेट वे ऑफ दाओ, वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट्स। उसने किताब कसकर थामी और दृढ़ आवाज में कहा, बस यही सही रहेगा। वो किताब पढ़ते हुए मन ही मन बोला, ये कला खास है। इसमें समाहित करने और हर चीज को अपने भीतर खींचने की शक्ति है। उसने किताब बंद की और गहरी सांस ली। अब जब मैं धरती पर साधना कर रहा हूं, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है, तो मुझे औषधीय जड़ी बूटियों, खजानों, यहां तक कि बुरी और यिन ऊर्जा पर भी निर्भर करना होगा, ताकि अपनी साधना पूरी कर सकूं। फिर उसने आंखें बंद कीं और जमीन पर बैठते ही घोषणा की, साधना शुरू होती है। उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। समय बीतता गया, सूरज ढला, रात छाई, लेकिन वो वहीं पेड़ के नीचे साधना में डूबा रहा। आसमान में तेज धूप चमक रही थी। उसने लंबी सांस छोड़ी। हाँ, अचानक एक तेज ऊर्जा का गोला आसमान से नीचे उतरा और उसके चारों ओर फैल गया। वो मुस्कुराया और दृढ़ आवाज में बोला, वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट सच में दुनिया की सबसे बेहतरीन साधना विधि है। पहली ही बार अभ्यास करते हुए मैं सीधे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के शुरुआती चरण में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में चमक थी, मानो अब उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी हो। रात भर साधना करने के बाद वह गहरी सांस लेकर बोला, पूरी रात साधना की। सौभाग्य से यह जगह सुनसान है और किसी ने परेशान नहीं किया। उसकी मुट्ठी कस गई, चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बहुत बढ़िया, अब मैं ताकत से भरा हूं। धड़ाम! उसने एक जोरदार मुक्का पेड़ पर मारा, हवा में लहरें गूंज उठीं। वो मुस्कुराया और बोला, यह शक्ति पूरी तरह से शारीरिक है। कमाल है। लड़का अपने पेट को पकड़कर हंसते हुए बोला, अरे, मुझे भूख लगी है। मुझे याद रखना होगा कि मैं अभी भी इंसान हूं और मुझे खाना जरूरी है। वो धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ा। तभी अचानक सामने कुछ लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनके बीच एक बूढ़ा आदमी गहरी नजर से उसे देख रहा था। लड़के ने आंखें सिकोड़कर सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत धन्यवाद। हम इसके आगे के चैप्टर भी जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, पर अभी के लिए गुड बाय।